हम सभी से गलतियां होती हैं, उनमें से कुछ छोटी और कुछ बहुत ही बड़ी होती हैं, लेकिन कुछ गलतियां बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। और जितनी बड़ी ये गलतियां होती हैं, आमतौर पर उनसे जुड़ा प्राइस टैग भी उतना ही बड़ा होता है। तो छोटी छोटी गलतियों से लेकर लाखों डॉलर का घाटा कराने और कॉर्पोरेट में असमर्थ होने के कारण कारोबार में दिवालिया होने तक, अब इतिहास की सबसे महंगी गलतियों पर चर्चा करने का समय आ चुका है। बो नोइंग। हालांकि लापरवाही के छोटे छोटे मामलों का कोई बड़ा असर नहीं पड़ता है, लेकिन जैसा कि मोन्टाना रेल लिंक को 3 जुलाई 2014 को यह एहसास हुआ कि कभी कभार असर पड़ जाता है। इस दिन विचिटा कैंसस से रेंटन वॉशिंगटन तक जाने वाली एक ट्रेन लगभग 1795 मील से भी ज्यादा लंबा सफर तय करने के दौरान एक रॉकी माउंटेन के इलाके में अपने ट्रैक पर चल रही थी। हालांकि इस दिन कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। मौसम बिल्कुल अच्छा था, आसमान भी साफ था, लेकिन तभी अचानक ट्रेन को एक बड़ा झटका लगा, जिसके कारण इसके डब्बे पटरी से खिसक कर सामान के साथ खाई में जा गिरे। लेकिन ये कोई नॉर्मल सामान नहीं था। ये ट्रेन बोइंग 737 के 6 फ्यूज लॉजेस को लेकर जा रही थी। इनमें से 3 लॉजेस डब्बों से निकलकर सीधा नदी में गिर गए और टुकड़ों में बिखर गए, जबकि ट्रेन में सवार बाकी के 3 इतनी बुरी तरह से चकनाचूर हुए कि 6 के 6 को नुकसान के रूप में लिखना पड़ा। ये घटना बोइंग के लिए एक बड़ा झटका था, इसलिए उन्होंने इसकी जांच करने की मांग की। और जब फेडरल रेल रोड एडमिनिस्ट्रेशन घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्हें कुछ चौंकाने वाली बात का पता चला। हालांकि कंडक्टर और लोडिंग करने वाला चालक दल आरोपों से बिल्कुल मुक्त थे, लेकिन जिन कर्मचारियों को पटरियों की जांच करने का काम सौंपा गया था, वे ट्रैक अलाइनमेंट की समस्याओं का पता लगाने में विफल रहे, जबकि इस इलाके में ट्रैक मेंटेनेंस में हर साल लाखों डॉलर लगाए जाते थे। फिर भी वो चूक गए। लेकिन ये नुकसान उनको कितना महंगा पड़ा? खैर, इसकी कीमत बोइंग 6 विमान है, जो कीमत के मामले में बहुत ही कंजर्वेटिव है, और एक की कीमत करीब 90 मिलियन डॉलर है, जिसका मतलब ये कम से कम 540 मिलियन डॉलर का नुकसान है, वो भी बस एक बुनियादी असफल मेंटेनेंस के कारण। खैर, ये विमान प्रोडक्शन को पटरी से उतारने का एक अच्छा तरीका था। बकवास सौदा। अगर मैंने अपना जीवन मल्टी मिलियन डॉलर का बिजनेस बढ़ाने में बिताया होता तो आखिरी बात में पब्लिकली ये कहता कि ये काम अच्छा नहीं है। भाई, मुझसे कोई चीज़ कौन खरीदेगा? अगर मालिक होने के नाते मैं कहूँ कि मुझे अपने ही प्रोडक्ट से नफरत है, लेकिन कोई भी समझदार इंसान ऐसा नहीं करेगा, है ना? लेकिन इंग्लिश बिजनेसमैन जेराल्ड रिटनर ने ऐसा ही किया। इस जनाब को अपने पिता का छोटा सा ज्वेलरी बिजनेस 1984 में विरासत में मिला था, और उन्होंने इसे मल्टी मिलियन डॉलर के साम्राज्य में सिर्फ 6 सालों में बदल दिया। ब्रिटिश की हर एक हाई स्ट्रीट में एक रेटनर्स होता था, जो मजदूर वर्ग के लोगों को बड़े पैमाने पर किफायती आभूषण बेचता था। जेराल्ड बहुत ही अमीर बन गया, और उसने उन सभी चीजों का आनंद लिया जो पैसा अपने साथ लाता है। उन्हें बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिला। वे अक्सर उच्च समाज के इवेंट्स में जाने लगे। उन्हें इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस में गेस्ट स्पीकर बनने का मौका मिला, और यही वो आखिरी मौका था जिसने उनको निराश किया, क्योंकि 23 अप्रैल 1991 को उन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स में बोलने के लिए इनवाइट किया गया, जहां लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश में उन्होंने बताया कि कैसे वे महंगी दिखने वाली चीजों को सस्ते में बेचने में सफल रहे। और फिर उन्होंने ये कहा, People say to me, how can you sell this for such a low price? I say because it's total crap. हाँ, उसने अपने द्वारा बेची जाने वाली हर चीज को पूरी तरह से बकवास कहा। लेकिन वो यहीं पर नहीं रुके, और सुनिए। We even sell a pair of earrings for under £1. Gold earrings as well. And some people say, well, that's cheaper than a prawn sandwich from Marks and Spencer's. But I have to say, the sandwich will probably last longer than the earrings, but anyway. जी हाँ, अपने ग्राहक पर कुछ चुटकुलों के लिए उन्होंने सबके सामने अपने पूरे साम्राज्य को अपमानित कर दिया, और सब कुछ मीडिया की मौजूदगी में रिकॉर्ड हो गया, और उनका फील्ड डे बन गया। उन्होंने उसे फ्रंट पेज पर रखा और उसके द्वारा कहे गए हर एक लफ्ज को अच्छे से छाप दिया, जिसके बाद लोगों ने रेटनर्स द्वारा बनाई गई चीजों को खरीदना बंद कर दिया, और कंपनी के शेयर की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली। अपने भाषण के सिर्फ 10 महीने में रेटनर के शेयर की कीमत में 80% की गिरावट आई। जेराल्ड को खुद अपनी कंपनी के बचे हुए शेयर्स को बेचना पड़ा ताकि वे बैंक के 1.3 बिलियन डॉलर का भुगतान कर सकें, जहां वे सीईओ के रूप में थे। और अब उनके पास कुछ भी नहीं था। वो यूके में मिस्टर क्रैब के नाम से मशहूर हुए, और जहां तक मुझे जानकारी है वो आज भी हैं। क्रैश लैंडिंग। अगर मैं आपसे हुआ के बारे में ज्यादा सोचने के लिए कहूं तो आप जानते हैं इसका क्या मतलब है ना? नहीं जानते? प्रेसिडेंट नहीं,
बल्कि वैक्यूम क्लीनर। 20वीं सदी में यूएस की कंपनी हूवर को अपने वैक्यूम को बेचने में जैसे महारत हासिल थी, जो इस हद तक था कि उनका नाम प्रोडक्शन पर छपने लग गया। लेकिन 1987 से 1992 तक जैसे जैसे मंदी बढ़ने लगी, कुछ कॉम्पिटिटर्स बाजार में एंटर हुए, जिससे उनका मुनाफा गिर गया। लेकिन वे अभी भी बाजार के लगभग 50% हिस्से पर हावी थे। अब हूवर को बिक्री बढ़ाने की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने एक अनोखा ऑफर बनाने का निर्णय लिया, जहां उन्होंने इनफेक्स 2 फ्री फ्लाइट्स डील पेश की, जिसके लिए 1992 में उन्होंने जेएसआई ट्रैवल नाम की एक छोटी एयरलाइन ट्रैवल एजेंसी के साथ मिलकर काम किया। क्योंकि वे भी मंदी के साथ संघर्ष कर रही थी, इसलिए उन्होंने एक सौदा तय किया जिसमें बताया गया कि यूके का जो कस्टमर हूवर प्रोडक्ट पर 100 से ज्यादा खर्च करेगा, जो आज लगभग $250 है, उन्हें यूरोप में अपनी डेस्टिनेशन के लिए कई सौ पाउंड की 2 फ्री राउंड ट्रिप एयरलाइन टिकट मिलेंगे, जिस पर उन्हें जेएसआई ट्रैवल के माध्यम से सब्सिडी दी जाएगी। ये एक अच्छा सौदा था, लेकिन हूवर ने टिकट पाने के प्रोसेस को बहुत ही मुश्किल बना दिया, जिसमें कई अलग अलग फॉर्म भरने थे और कई बार मेल भी करना था। साथ ही सख्त डेडलाइंस और डेस्टिनेशन विकल्प भी लिमिटेड कर दिए गए थे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि लोग उनके प्रोडक्ट को खरीदें और फिर टिकट पाने के मुश्किल प्रोसेस को देखकर गिव अप कर दें। इस तरह से उन्हें जेएसआई द्वारा बुक की गई टिकट्स पर सब्सिडी को पूरा नहीं करना पड़ता और वो फायदे में रहते हैं। और ये फॉर्मूला काम भी कर गया। प्रोडक्ट्स अलमारियों से जैसे उड़ रहे थे, लेकिन बहुत ही कम लोग मुफ्त में उड़ान भर सके। और यहाँ उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, उन्होंने इसे दोगुना कर दिया। उन्होंने एक नया ऑफर रिलीज किया जिसमें उन्होंने अमेरिका के लिए 2 मुफ्त राउंड ट्रिप्स का दावा हर उस व्यक्ति के लिए किया जो €100 के उनके प्रोडक्ट्स खरीदेगा। उस समय ये मुफ्त उड़ानों के लिए लगभग 600 तक था और आज ये लगभग $1400 के बराबर है। उनका मानना था कि लोग ऑफर के आधार पर ज्यादा महंगे प्रोडक्ट्स खरीदेंगे और कुछ ही लोग टिकट पाने के लिए सभी बाधाओं को पार कर पाएंगे, जिससे उन्हें और ज्यादा फायदा होगा। लेकिन यही वो मोड़ है जहां वो गलत थे, क्योंकि ब्रिटिश कस्टमर्स ने उनके द्वारा बनाए गए सबसे सस्ते प्रोडक्ट खरीदे ताकि वे फ्री फ्लाइट के लिए एलिजिबल हो सकें और फिर अपना मुफ्त का टिकट हासिल करने के लिए सभी परेशानियों को झेलते रहे। हूवर ने अनुमान लगाया कि लगभग 50,000 लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ 3 लाख से ज्यादा लोग लाइन में लगे हुए थे, मतलब उनके अनुमान से 500 गुना ज्यादा। तो हालांकि हूवर ने आसानी से 30 मिलियन या लगभग 65 मिलियन की सेल्स में प्रमोशन तो हासिल की, लेकिन जिन फ्री फ्लाइट्स का उन्होंने वादा किया था उनकी कीमत कम से कम 100 मिलियन थी, जो कि $219 मिलियन के बराबर है। क्योंकि अब वे अपने किए गए वादों को पूरा करने में असमर्थ थे, इसलिए लोगों ने कंपनी की बिक्री को धूल में मिला डाला। सभी कार्रवाई के बाद आखिरकार हूवर को $72 मिलियन का भुगतान मिला। 2,20,000 कस्टमर्स की फ्लाइट्स के लिए ये सब करने का आदेश दिया गया और इसके बाद भी कम से कम 1 लाख एप्लीकेंट्स को उनके टिकट कभी भी नहीं मिले। इसलिए ब्रांड के बारे में तो लोगों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रही और इस घटना के सिर्फ 2 साल के बाद ही उनका घाटा करोड़ों में था। 1995 तक बाजार में उनका हिस्सा 50% से घटकर मात्र 10% रह गया, जिसके बाद हूवर को इटालियन कंपनी कैंडी को $106 मिलियन में बेच दिया गया। लेकिन फिर भी उनका $80 मिलियन का नुकसान था। मुझे यकीन है कि वो सोचते होंगे काश ये कभी शुरू ही नहीं हुआ होता। बुगाटी बाडी। यार, अगर मेरे पास एक सुपर कार होती तो मैं इस बात को लेकर काफी सतर्क रहता कि सभी लोग मुझे ही घूर रहे हैं। हाँ, मुझे नहीं, कार को। क्योंकि सुपर कार्स अलग दिखती हैं, बहुत तेज होती हैं, जमीन से चिपकी होती हैं और सड़क पर बाकी सभी 4 टायर वाली गाड़ियों के बगल में सबसे बेहतर दिखती हैं। और अगर ये अगला आदमी इस मामले में थोड़ा और सतर्क रहता तो कितना अलग दिख रहा है जी, हाँ? तो उसने शायद ही गलती नहीं की होती। नवंबर 2009 में बुगाटी वेरॉन के इस ड्राइवर ने, जो दुनिया की सबसे महंगी सुपर कार्स में से एक है, जिसकी कीमत $1 मिलियन से भी ज्यादा है और उस वक्त अमेरिका में 15 में से सिर्फ एक थी, इसे ईस्ट टेक्सास के दलदल में दुर्घटनाग्रस्त कर दिया गया। उसने इंजन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और कार 3 फीट खारे पानी में डूब गई। अच्छी बात यह है कि उसके पास इंश्योरेंस था और कंपनी से क्लेम लेते वक्त उसने दावा किया कि वो गाड़ी चला रहा था। तभी अचानक एक पेलिकन उसकी कार के सामने आ गया, जिस वजह से वो दलदल में जा गिरा। मेरे हिसाब से ये सही लगता है और बीमा कंपनी को भी बिल्कुल ऐसा ही लगा, इसलिए वे उसे $2.2 मिलियन की रकम देने के लिए तैयार थे। हालांकि शायद वो ये भूल गया था कि एक सुपर कार में बैठते हुए बहुत सारे लोगों का ध्यान खींच रहा होता है वो, इसलिए इस बात से बेखबर था कि इस घटना के दौरान कई पैसेंजर उसका वीडियो बना रहे हैं। हाँ, उसका नहीं, उसकी कार का, लेकिन वो उसका ड्राइवर है। अब मैं उसे झील में गिरते हुए तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं यूट्यूब की डिमोनेटाइजेशन एल्गोरिदम का शिकार हो जाऊं। लेकिन मेरे इमोशन समझो, कुछ सेकंड में वो झील में गिर जाता है। अब क्या आपको ये मिसिंग कुछ लग रहा है यहाँ पर? हाँ, मुझे पेलिकन नहीं दिख रहा। और जब ये क्लिप वायरल हुई तो बीमा वालों को भी कुछ नहीं दिखाई दिया। 2015 में उन्हें धोखाधड़ी की साजिश रचने का दोषी पाया गया और 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई।
और इंश्योरेंस कंपनी को उल्टा $6 लाख देने का आदेश दिया गया। खैर, अगर इससे अपने ब्लाइंड स्पॉट की आप जांच करना नहीं सीखे तो मुझे नहीं पता फिर आप कहाँ सीखेंगे। सुपर कार स्टंट। हालांकि कुछ गलतियों से सीख लेना बहुत ही एंटरटेनिंग होता है और वहीं कुछ ऐसी भी गलतियां होती हैं जो आपको दुखी कर देती हैं। और अगर आप सुपर कार लवर हैं तो अगली गलती उन्हीं में से एक है। बात है अगस्त 2023 की। यूके के बर्मिंघम में ड्राइवर्स ने सड़क पर एक ऐसा दृश्य देखा जो जितना विनाशकारी था उतना ही महंगा भी था। एक ट्रक या अंग्रेजी भाषा में लोरी सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसका ट्रेलर पलट गया, जिसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 9 सुपर कार्स भरी थी। जैसे कि आप एक लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर, एक जैगुआर एफ टाइप कन्वर्टिबल, 2 फरारी F430, एक ऑडी R8 और एक BMW 318i स्पोर्ट प्लस, एक AMG GT ब्लैक सीरीज, एक एस्टन मार्टिन DB11, एक निसान GT RR35 और एक बेंटले कॉन्टिनेंटल GT देख सकते हैं, जो सभी बुरी तरह से डैमेज हो गए। सौभाग्य से किसी को कोई चोट नहीं आई और ड्राइवर भी हल्की चोटों के साथ बच गया। लेकिन यहाँ आखिर हुआ क्या? बता दूं, ड्राइवर इन गाड़ियों को ट्रांसपोर्ट करते समय सड़क के ढलान वाले हिस्से पर सिर्फ 35 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा था। तभी तेज हवाओं ने ट्रक को धकेलना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे स्पीड कम करने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी उसने अपने सामने स्लो स्पीड में चलने वाले कुछ साइकिल चालकों के एक ग्रुप को देखा। अब उसके पास इस भारी ट्रक को रोकने का समय नहीं था और इसलिए उसने ट्रक को जैक नाइफ करने और साइकिल चालकों को बचाने का डिसीजन लिया। उसने सही डिसीजन तो ले लिया, लेकिन किस कीमत पर? खैर, उस समय इनमें से हर एक गाड़ी की कीमत सैकड़ों हजारों में होने का अनुमान लगाया गया और इन सब गाड़ियों की कुल कीमत लगभग $2.5 मिलियन थी, जिसे खाते में दर्ज करना पड़ा। खैर, मुझे नहीं लगता कि इसे गलतियों की लिस्ट में रखना ठीक होगा, क्योंकि उसने कारों के बजाय लोगों की जान बचाई। लेकिन फिर भी इन्हें देखकर दुख तो हो रहा है भाई। एमिशन इशू। क्या आपको वॉक्सवैगन का वो एमिशन घोटाला याद है जिसने कार इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था? खैर, जैसा कि आप देख सकते हैं, विक्टोरविले कैलिफोर्निया की एक विशाल वॉक्सवैगन स्टोरेज फैसिलिटी को सब कुछ याद है। बता दूं कि 134 एकड़ तक फैला हुआ कैलिफोर्निया के रेगिस्तान कभी 21,000 कार से भरा हुआ करता था। हालांकि वे सभी वर्किंग कंडीशन में थीं, लेकिन उन्हें यहाँ सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। पर क्यों? ये तो बर्बादी की बेवकूफ़ी भरा कदम है। खैर, बता दूं कि 1963 की शुरुआत में अमेरिका ने एक क्लीन एयर एक्ट पेश किया, जो एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए बनाया गया एक कानून था। लगभग सभी किस्म की गाड़ियों में एमिशन प्रोडक्शन पर कुछ लिमिट सेट की गई थी। लेकिन 2000 के दशक में वॉक्सवैगन को एहसास हुआ कि उनकी नई डीजल मॉडल कार्स अमेरिका के एमिशन टेस्ट को पास नहीं कर सकती। हालांकि इसे कम करने के बजाय उन्होंने एक ऐसा डिवाइस डिजाइन किया जो इन एमिशन टेस्ट को बाईपास कर सकता था और इस डिवाइस को अपने सभी नए डीजल व्हीकल में इंस्टॉल कर दिया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती ये सोचना था कि कंपनियां उनके दावों को जांच नहीं करेंगी, जैसा कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी या EPA ने किया। और जब इसमें बहुत बड़ा अंतर महसूस हुआ कि कारें क्या रिपोर्ट कर रही थीं और वे असल में क्या एमिट कर रही थीं, तो वॉक्सवैगन ने दावा किया कि ये एक गलती हो सकती है और कारों को वापस लेने का समझौता किया। लेकिन EPA को बात हजम नहीं हुई। उन्होंने गहराई में जाकर जांच की, जिसके बाद वॉक्सवैगन ने माना कि उन्होंने एक चीट सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है। ये एक बड़ी तबाही थी। उन्होंने वॉक्सवैगन को दुनिया भर में लगभग 3.5 लाख गाड़ियों को वापस खरीदने और उन्हें अपनी अगली साइट्स पर स्टोर करने के लिए मजबूर किया, जिसमें से कुछ विक्टोरविले में भी थी। इसके अलावा फाइन, जुर्माना और फाइनेंशियल सेटलमेंट के साथ बात खत्म हुई। और कुल कीमत आपको क्या लगता है? $10 मिलियन, $100 मिलियन, $1 बिलियन? नहीं भाई, $33.3 बिलियन। ये वॉक्सवैगन का वर्ल्ड वाइड सालाना औसत का 10% से भी ज्यादा है। बहुत बढ़िया। तो अगर आप इतने मूर्ख हैं कि कुछ इस तरह की धोखाधड़ी करने की गलती कर रहे हैं जिसे आसानी से जांचा जा सकता हो, तो इससे निपटने के लिए चतुर बने। प्रेस्टिजियस समस्याएं। अब मैं उम्र की बात करने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं लोगों के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करता कि वो कितने बूढ़े या जवान हैं, क्योंकि मुझे पता है कि वे किसी भी उम्र में बेवकूफ़ों वाली गलतियां कर सकते हैं, जैसे कि इस अगले बूढ़े ने की। साल 2002 में स्पेन के तट पर एक तेल टैंकर प्रेस्टीज था, जिसकी देखभाल 77 साल का एक आदमी कर रहा था। ये लगभग 77,000 टन तेल लेकर के जा रहा था जब ये एक तूफान में फंस गया। तो क्योंकि इसके एक फ्यूल टैंक में 50 फीट का बड़ा छेद हो गया था, इसलिए इसने मदद के लिए इमरजेंसी कॉल लगाई। लेकिन स्पेन ने जहाज को डॉक करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। वो तेल के रिसाव को साफ करने की परेशानी नहीं चाहता था, इसलिए इसे स्पेनिश तट से दूर समुद्र में ले जाने का आदेश दिया। लेकिन पुर्तगाल की तरह फ्रांस ने भी इसे डॉकिंग करने से मना कर दिया, क्योंकि कोई भी इस मुसीबत में फंसना नहीं चाहता था। फिर 6 दिन के बाद जहाज टूटकर पूरी तरह से डूब गया।
इस टैंक में मौजूद 50,000 टन का कच्चा तेल पानी में बह गया। हजारों मील तक तटरेखाएं प्रदूषित हो गईं और इसके परिणाम स्वरूप स्पेन के इतिहास में सबसे खराब एनवायरमेंटल डिजास्टर सामने आया। ये इतना ज्यादा बढ़ गया था कि सफाई अभियान में सालों लग गए, हजारों वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ी और लगभग $600 मिलियन का भुगतान करना पड़ा। लेकिन आखिर ये सब हुआ कैसे? आपको बता दूं कि जहाज के टैंक में खराबी थी, लेकिन 77 साल के इस कप्तान को इसकी जानकारी नहीं थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि किसी ने उसको बताया नहीं, बल्कि उसने किसी भी तरह के इंस्पेक्शन में भाग लेने से इनकार कर दिया। पिछले कप्तान के लॉग को पढ़ने से इनकार कर दिया जिसमें जहाज की खराबी के बारे में लिखा गया था। भाई, जहाज की हालत इतनी खराब थी कि उसे अमेरिका, क्यूबा, लेबनान, फिनलैंड और डेनमार्क के बंदरगाहों में एंटर करने से रोक दिया गया। इसमें बहुत सारे लाल झंडे थे, लेकिन कप्तान ने दावा जो किया, मैं उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। उसने कहा, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे माफ करें। आप कप्तान है भाई, आपके जहाज के स्ट्रक्चरल कंडीशन का आपके साथ सब कुछ लेना देना है। हालांकि इस बयान के बाद उन्हें 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई और प्रेस्टीज की इंश्योरेंस कंपनी को $1 बिलियन की रकम भरनी पड़ी। लेकिन जबकि ये 20 साल पहले की घटना थी, फिर भी अभी तक कोई भुगतान नहीं किया गया। इसलिए $1 बिलियन के लिए कानूनी लड़ाई अभी भी जारी है। यार, ये तुमको बीमार महसूस कराने के लिए काफी होगा, है ना? पेन्यूर झील। बात है 1980 की। पेन्यूर झील ताजे पानी का एक अच्छा सोर्स था। अमेरिका राज्य लुइसियाना में स्थित था। ध्यान दीजिए, मैंने कहा वहां था। हाँ, वो बहुत ही सुंदर था। औसतन 10 फीट की गहराई के साथ ही झील 1300 एकड़ में फैली हुई थी, जिसके नीचे टार के तेल का विशाल भंडार था। साथ ही गुफा वाले सॉल्ट डोम्स और माइंस भी इस इलाके से होकर गुजरती थी। ये वही खजाना था जिसके लिए टेक्सास ऑयल कंपनी झील के बीच में स्थित एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म का इंतजार करके माइनिंग कर रही थी। लेकिन 20 नवंबर 1980 की सुबह प्लेटफॉर्म पर मौजूद क्रू ने बताया कि उनकी 14 इंच की ड्रिल शाफ्ट की नोक लगभग 2228 फीट नीचे फंस गई है। और जैसे ही उन्होंने ड्रिल को वापस खींचा तो पानी से अजीब तरह की आवाजें आने लगी। इसलिए उन्होंने वहां से भागने का फैसला किया, जो कि सही भी था, क्योंकि अचानक इस प्लेटफॉर्म के नीचे मिट्टी का एक विशाल गड्ढा खुल गया, जिससे एक भंवर पैदा हो गया था जो 1/4 मील चौड़ा हो गया, जिसने इनके प्लेटफॉर्म, झील के किनारे मौजूद कई घरों और 11 नावों को निगल लिया। झील का 65 एकड़ से भी ज्यादा हिस्सा डूब गया और गुफाओं से इतना पानी बह गया कि डेल कैम नहर, जो कि आमतौर पर झील के पानी को वर्मिलियन खाड़ी की तरफ ले जाती है, उसका प्रवाह उलट गया, जिससे लुइसियाना में सबसे बड़ा झरना बन गया, जिसके कारण मैक्सिको की खाड़ी का खारा पानी एक सूखी झील में बहने लगा। सिर्फ 3 दिनों में झील एक बार फिर से पानी से भर गई, लेकिन 10 फीट गहरे ताजे पानी के बजाय ये अब 200 फीट गहरे खारे पानी का सिंकहोल बन गया। लेकिन ये सब हुआ कैसे? एक जांच से पता चला है कि टेक्सास को झील में कुछ खोज करने के लिए ड्रिलिंग करने का ख्याल आया और अपनी पोजीशन की गलत कैलकुलेशन की वजह से उन्होंने नमक की एक सॉल्ट खदान में ड्रिलिंग कर दी, जिसके बाद ताजे पानी ने नमक को घोलना शुरू कर दिया, जिससे छेद बड़ा हो गया और यह सारा पानी गुफा में नीचे चला गया। इसलिए टेक्साको को 44.8 मिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया गया और इन्फ्लेशन के लिए लगभग $150 मिलियन का भुगतान करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने नुकसान भी पहुंचाया था। भाई, अगर मैं उस रिंग का इंचार्ज होता ना, मुझे लगता है कि मैं इतना शर्मिंदा होता कि मैंने सिंकहोल में खुद को डूबने दिया होता। एक चूका हुआ अफसर। दोस्तों, बता दूं कि ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियां हमेशा नई कंपनियों को एक्वायर करके खुद को एक्सपेंड करना चाहती हैं। जैसे मेटा ने व्हाट्सएप खरीदा, एप्पल ने बीट्स खरीदा, माइक्रोसॉफ्ट ने एक्टिविजन ब्लिज़ार्ड खरीद लिया। ये लिस्ट लंबी है। ये कंपनियां अपनी पेरेंट कंपनियों को लाखों या अरबों डॉलर कमा के देती हैं। हालांकि इसमें कभी कभी धोखा भी लगता है, क्योंकि कुछ एग्जीबिशन भुगतान नहीं करती। और इसी तरह का जोखिम था Excite.com के CEO जॉर्ज बेल के सामने पेश किया गया 1999 में। Excite उस समय सबसे लीडिंग सर्च इंजिन में से एक था, जिसके आगे सिर्फ याहू था। इस कंपनी के लिए हालत काफी अच्छे दिख रहे थे, लेकिन तभी 2 युवक अपने खुद के सर्च इंजन के साथ CEO के पास पहुंचे और इसे $1 मिलियन में बेचने की बात रख दी। हालांकि एक्साइट की तरह ही काम करता था, लेकिन इसमें एक ऐसी तकनीक थी जो इंजन को बहुत तेजी से बढ़ा सकती थी। बेल ने शुरू में इन दोनों युवकों को इंजन खरीदने के लिए $7,50,000 की पेशकश की और उन दोनों को एक्साइट के लिए काम करने के लिए ऑफर किया, लेकिन फिर तख्ता पलट गया। उनमें से एक ने कहा कि अगर वे एक्साइट के लिए काम करने आएंगे तो उन्हें एक्साइट की सभी मौजूदा तकनीक को खत्म करना होगा और इसे खुद के सर्च इंजन से बदलना होगा। इस बात से सौदा टूट गया और आज की बात करें तो एक्साइट आज तक टॉप 20 सर्च इंजन्स में भी अपनी जगह नहीं बना पाया, क्योंकि तेजी से बदलती दुनिया की मांग के साथ वे अपनी फंक्शनैलिटी बनाए रखने में असमर्थ हैं। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि जिस सर्च इंजन को उन्होंने ठुकरा दिया था वो अब किस स्थान पर है? जी हाँ, वर्तमान में नंबर 1 पर है। जिन 2 लोगों ने बेल से संपर्क किया था वो कोई और नहीं बल्कि लैरी पेज और सेर्गी ब्रिन थे।
जो गूगल के फाउंडर हैं। 2020 में गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट की मार्केट वैल्यू $1 ट्रिलियन तक पहुंच गई थी। हाँ, ये ट्रिलियन है टी के साथ। भाई मुझे नहीं लगता कि बेल ये सुनकर खुश हुआ होगा, है ना। एक और चूका हुआ अवसर। रुकें, पहले बैकअप लें। क्या आपको पहले याद है जब मैंने कहा था कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने व्हाट्सएप को एक्वायर कर लिया है? खैर, वो कहानी भी इसी लिस्ट में है। बात है साल 2007 की, जब जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन ने फेसबुक में जॉब के लिए अप्लाई किया। क्योंकि वे कई सालों से याहू में काम कर रहे थे, इसलिए उनके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए काम करने की काफी तकनीकी अनुभव था। लेकिन उन दोनों को रिजेक्ट कर दिया गया। कुछ ही समय के बाद जॉन ने अपने द्वारा बनाए गए एक नए आईफोन ऐप के साथ छेड़छाड़ करना शुरू किया, जिससे लोगों को अपने फोन पर स्टेटस सेट करने का फीचर मिला। अब फोन में मौजूद कॉन्टैक्ट्स ये देख सकते थे कि उनके दोस्त किस समय क्या कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, मैं व्यस्त हूँ या मैं जिम में हूँ, कृपया कॉल ना करें था। लेकिन ब्रायन ने इसे बेहतर बनाने के लिए कहा और कुछ महीनों के बाद उन्होंने इसे इंस्टेंट मैसेज देने के रूप में बदल दिया। ये नॉर्मल एसएमएस मैसेजिंग की तुलना में काफी आसान था और इसमें यूजर के मैसेज को प्राइवेसी के लिए स्टोर नहीं किया जाता था और ये मुफ्त भी था। तो जाहिर है कि लोग इसकी तरफ आकर्षित हुए। तो क्या आप जानते हैं कि इसका नाम क्या है? जी हाँ, व्हाट्सएप। फिलहाल दुनिया भर में करीब 2.7 अरब लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और 2014 में इसे फेसबुक द्वारा $19.6 बिलियन में खरीदा गया, जिसमें व्हाट्सएप के सभी कर्मचारियों को रखने के लिए एक्स्ट्रा $3.6 बिलियन भी जोड़ा गया। और सोचिए कि अगर उन्होंने पहले ही जान और सेर्गी को काम पर रख लिया होता तो वो इसके लिए मुफ्त में बना सकते थे। यार, काश मैं जैक का चेहरा देख पाता जब उसे पता चला होगा कि वो व्हाट्सएप किससे खरीद रहा है। गहराई का शिकार। दोस्तों, साल 2020 याद है ना? कोविड-19 महामारी ने बहुत सारी जिंदगियों को खतरे में डाल दिया था। महंगाई बढ़ गई थी, किराने का सामान आसमान छू गया था और साथ ही किराना बढ़ने से गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। हालांकि अमीर लोगों के लिए काफी आसान था और यही बात साल 2020 की इस कहानी को थोड़ा सेटिस्फाइंग बनाती है। उसी साल के मार्च महीने में एक विशाल 230 फीट का सुपर याट, जिसका नाम नूरा ऑफ रियाद था, ग्रीस के एक बंदरगाह में डॉक किया गया, जिसमें 11 लग्जरी केबिन, एक सिनेमा, एक जकूजी और एक ऐसा कमरा था जो 18 मेहमानों और 16 कर्मचारियों के रहने के लिए काफी था। ये नाव वाकई में विशाल थी, लेकिन सभी बड़ी नावों की तरह इसे भी कुछ मेंटेनेंस की जरूरत थी और इसलिए इसे पानी से बाहर निकाला गया। हालांकि नाव को सफलता से माउंट करने का क्रू इसे अच्छे से सुरक्षित रखने में विफल रहा और जैसे ही वो इस पानी से बाहर खींच रहे थे इसको, तो इसने स्टारबोर्ड को दिखाना शुरू कर दिया, जिसका अर्थ नाव की भाषा में सही है, और फिर ये पलट गई। अगर आप अभी भी मेरे जैसे हैं तो आपको भी एक नाव को इसी तरह से उल्टा देखना उतना बुरा नहीं लगेगा। लेकिन जब आपको पता चलेगा कि इस नाव की कीमत करीब $70 मिलियन थी, तो आप भी मेरी तरह बीमार होना महसूस करने लगेंगे। हालांकि फिर नाव को सीधा किया गया और इंस्पेक्शन के लिए इसे दूसरे गोदाम में ले जाया गया, लेकिन इस प्रोसेस में जितना खर्चा उठाना पड़ा वो बिल्कुल भी कम नहीं था मेरे भाई। यूएसएस सैन फ्रांसिस्को नहीं। जब इस धरती पर चीजें गलत होती हैं तो बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन खुले समंदर में ये बद से बदतर हो सकती हैं और ये बहुत ही महंगा भी पड़ सकता है, जैसा कि 7 जनवरी 2005 को साबित हुआ था। यही वो दिन था जब यूएसएस सैन फ्रांसिस्को नाम की एक परमाणु सबमरीन अपनी क्रू के 12 अधिकारियों और 125 जवानों के साथ बहुत ही हाई स्पीड वाले पोर्ट पर गुआम से ऑस्ट्रेलिया की ओर जा रही थी और एक दुर्घटना हो गई। लहरों से 525 फीट नीचे 7000 टन की भारी सबमरीन लगभग 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलते चलते अचानक रुक गई, क्योंकि ये किसी भी ऐसी चीज से टकरा गई थी जिससे ब्लास्ट टैंक टूट गई थी और जहाज जहां था वहीं फंसने का खतरा बढ़ गया। सौभाग्य से पतवार नहीं टूटी थी और पूरे क्रू में से 98 लोग घायल थे। एक क्रू की मौत हो गई। 52 घंटों की भीषण मेहनत के बाद मरीन को वापस लाने में कामयाबी मिली, जिसके बाद जांच हुई तो पता चला कि नुकसान हुआ कितना और इसकी हालत बहुत ही बुरी थी। आगे का सोनार डोम पूरी तरह नष्ट हो चुका था, सामने का ज्यादातर हिस्सा झुक गया था और जो कुछ बचा था उसे ठीक करना मुश्किल था। लेकिन ये सब हुआ कैसे होगा? क्या ये किसी दूसरे जहाज, किसी जानवर या किसी माइन से टकराया था? जी नहीं, ये बस एक टीला था। जी हाँ, ये सबमरीन समुद्र तल के एक हिस्से से टकराई थी, लेकिन इस तरह के सबमरीन में तो पूरा नेविगेशन क्रू, मल्टीपल मैप्स, चार्ट और प्रोटोकॉल और प्रक्रिया मौजूद रहती है जो उन्हें नेविगेट करने में मदद करती है। इसलिए सोनार के इस्तेमाल के बिना उन्हें अपनी लोकेशन का पता चल जाता है। फिर ये हुआ कैसे? खैर, एक जांच के बाद पता चला कि नेविगेशन टीम एक ऐसे चार्ट का इस्तेमाल कर रही थी जिस पर सीमाउंड मैप था ही नहीं और कप्तान ने भी कोई स्टैंडर्ड नेविगेशन प्रैक्टिस और सेफ्टी प्रोसीजर लागू नहीं किया था। हालांकि वहां मौजूद कई सारे चार्ट्स में खतरा होना दिखाया गया था, लेकिन इंचार्ज कमांडर ने फिर भी इसे मैक्सिमम स्पीड पर बिना किसी नेविगेशन खतरे को ध्यान में रखते हुए चलाने का विकल्प चुना। ये एक बहुत बड़ी गलती थी। हालांकि इसकी मरम्मत करने की लागत का अनुमान पहले $88 मिलियन था। बाप रे! लेकिन असल में कुल मिलाकर इस मरीन को ठीक करने की लागत
$135 मिलियन आई। भाई ये नंबर इतना बड़ा है कि किसी को भी डूबने का एहसास हो सकता है। तो दोस्तों, इनमें से कौन सी बड़ी गलती ने आपके होश उड़ा दिए और आपके अनुसार किस गलती से आसानी से बचा जा सकता था? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और देखने के लिए शुक्रिया।